नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी जानी मानी वरिष्ठ हिंदी लेखिका सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है फिर वही सवाल। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लॉन की घास के ऊपर पत्तियों का कालीन सा बिछ गया है। यह पतझड़ का मौसम। माली परेशान हो जाता है। वह सूखी पत्तियां झाड़ रहा है। क्यारियों में से कूड़ा उठाकर टोकरे में जमा कर रहा है। बेचारा, कल तक ये कूड़ा ऐसे ही इतनी मात्रा में फिर जमा हो जाएगा। रंजन इस लान का पूरा सदुपयोग करते रहे हैं। ऑफिस से आते ही कपड़े बदलकर एक हाथ में चाय का मग और दूसरे हाथ में ट्यूब लेकर फूल पत्ती घास को देर तक छिड़कते रहते। यूं उन्हें पौधों को सींचना और अपने आप को भिगोना बेहद अच्छा लगता। हर दिन चेहरे पर शिशु जैसा उल्लास आ जाता। कहते, हम लोग कितने अभागे थे कि हम दोनों का ही बचपन ऊपर के बंद घर में बीत गया है ना। हम लोग बेचारे। मीनल, नीचे के घर का मजा कुछ और ही होता है। मैं हंस देती, कुछ कहती नहीं। दो तरफ के बड़े बड़े लॉन, एक तरफ के ड्राइव वे के बीच बनी पापा की बड़ी सी कोठी याद आती। पर उसमें भी रही कहाँ हूँ। बस गई हूँ। कभी सुबह से शाम, कभी एक दो दिन को ही जाती थी। तब खुलकर खेलने चलने सब में एक अजीब सा संकोच बना रहता था। रंजन बच्चों को डांटते, शाम के समय यूं दोनों घर के अंदर क्यों घुसे बैठे हो। उन्हें पुकारते। बच्चे बाहर आकर कुछ क्षण को खड़े होते, कोई उल्टा सीधा जवाब देते और अंदर चले जाते। रंजन बाहर बड़बड़ाते रहते और बच्चे अंदर। मैं रंजन को शांत करने की कोशिश करती, बच्चों को समझाती। आखिर दोनों के बीच सेतु तो मुझे ही बनना था। रंजन अपने जीवन से हमेशा प्रसन्न रहे। सिर्फ वर्तमान में जीने वाले। ना मन पर अतीत का कोई बोझा, ना भविष्य की कोई चिंता। कुछ बुरा हो भी गया तो थोड़ी देर परेशान रहे, बस झाड़ा पोछा और आगे चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे कोई कपड़ों पर पड़ी धूल को झाड़ देता है। मैं रंजन को देखती रहती और अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। हैप्पी फेलो। मैं जानती हूँ, माली लॉन को साफ करने के बाद ट्यूब उठाएगा और लाइन से क्यारियों में छिड़काव करेगा। अब रंजन नहीं है। रंजन के निधन को 6 दिन बीत चुके हैं। अजीब सा लगता है कि अभी हफ्ता भर पहले जो इंसान रक्त मज्जा और अस्थियों के साथ इस शरीर के साथ यहाँ घूमता रहता था, वह नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। रंजन विधि विधान में विश्वास करते थे। शुद्ध सनातनी, रोज पूजा करने वाले। इसलिए बच्चों के विरोध पर भी पूरे ही कर्मकांडों का निर्वाह करवा रही हूं मैं। कौन जाने, उससे मरे आदमी की आत्मा को शांति मिलती ही हो। रंजन से बहुत नाराज था मन। मन में उनके प्रति बहुत दूरी, बहुत परायापन आ चुका था। पर 20 बरस पुराना साथ था। फिर रिश्ते का अधिकार भी तो था ही उनसे। फिर जब मन ने उनके लिए उनके जीवन में कभी बुरा नहीं चाहा, तो आज उनके जाने के बाद उनके लिए भला ही तो चाहूंगी। लगता है जैसे यह रंजन की आखिरी इच्छा हो, जिसे मुझे पूरा करना है। घर में अजीब सा माहौल हो गया है। कोई पूरी आवाज बोलता नहीं, कोई खुलकर हंसता नहीं। उस दिन आदित्य ने टीवी चला दिया था। मुझे वह आवाज अच्छी नहीं लगी थी और मैंने बढ़कर बंद कर दिया था। आदित्य ने मेरी तरफ एक बार झल्ला कर देखा था और उठकर बाहर चला गया था। रंजन की मौत का समाचार सुनकर नीता आई थी मुझसे मिलने। नीता इंटर से एमएससी तक मेरे साथ पढ़ी थी। रिजल्ट आने से पहले उसकी शादी हो गई थी और घर, पति, बच्चों और परिवार में वह बेहद सुखी थी। जरा सी बात पर देर तक खिलखिलाती रहती, जैसे खुशी छलकी पड़ रही हो। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसके पति नहीं रहे। मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी और मैं उसकी पीठ सहला रही थी। अनायास अजब सी ईर्ष्या लगती है उससे। 3 साल हो चुके उसके पति के निधन को, पर आज भी जरा से जिक्र पर उसकी एक एक आंख से कई कई धार आंसू गिरने लगते हैं। और मैं, रंजन को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरी आंख बिल्कुल सूखी है। कितना रीतापन महसूस होता है। लगता है सीने के अंदर कुछ घुमड़ रहा हो, पर बरस तो नहीं पा रहा। मैं शायद रो लूं तो मन थोड़ा हल्का हो जाए। पर किसके लिए रोऊं? रंजन के लिए, जिन्होंने मेरे किसी एहसास को आदर नहीं किया, कभी इस रिश्ते का भी नहीं,
कभी आंसू आ जाए तो अजब संकोच सा महसूस होता है, जैसे अपने आप पर ही शर्म आ रही हो। बच्चों के सामने तो डर भी लगता है। मेरा चेहरा थोड़ा सा भी उतरा देखते हैं तो घूर घूर कर देखते हैं मुझे। भाई बहन जैसे डांट रहे हो मुझे, जैसे धिक्कार रहे हो। दमयंती मौसी दिल्ली से आई हैं। रंजन के निधन का पत्र सब तरफ भेजा गया था। उन्हें भी दी गई थी सूचना। फोन करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। देर से ही सूचना मिल गई है उन्हें, सो अब आई हैं। अजब सहमी हुई सी झुकते हुए घर के अंदर कदम रखा था उन्होंने, जिस तरह से किसी भी मौत के घर में घुसा जाता है डरते डरते। पर घर के अंदर शांत माहौल देखकर थोड़ी देर में सहज हो गई थी। मैंने अपने ही कमरे में उनका सामान रखवाया है। मौसी के साथ मेरा रहना लगभग नहीं जैसा ही रहा है। सालों तक वे लोग विदेश में रहे हैं, अब कुछ सालों से दिल्ली आ गए हैं। पर विदेश में रहते हुए भी उनका माँ का ख्याल रखना, हर 2-3 दिन पर उन्हें फोन करते रहना, कुछ ऐसा होता कि जब माँ बहुत परेशान होती, जब आगे के रास्ते बंद जैसे होने लगते, तब न जाने कैसे कहाँ से मौसी का ड्राफ्ट आ जाता, किसी न किसी उपलक्ष्य में, किसी न किसी बहाने। 3-4 साल में भारत आती तो हमारा घर सामानों से भर जाती। हद की संकोची माँ उनके भेजे रुपयों को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती। शायद जिस अपनेपन से वे रुपए भेजे जाते थे, उसकी गंध पहचानती थी वे। मौसी के इसी लगाव के कारण उनसे बहुत दूर रहते हुए भी, उनसे बहुत कम मिलने पर भी हम दोनों भाई बहन को उनसे एक अंतरंग सा रिश्ता महसूस हुआ है। नानी माँ के लिए बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने कभी दमयंती मौसी को चिट्ठी लिखी थी कि जयंती के लिए मन बहुत परेशान रहता है, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। नानी के जाने के बाद भी मौसी ने उस दायित्व का निर्वाह पूरे मन से किया था। पर उन्होंने कितना किया, कब तक किया, इस बात को सोचने की कोशिश हम भाई बहन ने कभी की ही नहीं। इन 10 दिनों में तमाम बातें हुई थी मौसी से। टुकड़ों में हमारी अधिकांश बातचीत के बीच माँ अनायास आ जाती, फिर एक बात से और बातें जुड़ती और खुलती चली जाती। शुरुआत मेरे ही वैवाहिक जीवन से हुई थी। मौसी बहुत देर तक चौकी पर रखी रंजन की तस्वीर को देखती रही थी। अपलक उसके सामने अगरबत्ती का उठता हुआ धुआं। मौसी की आंखें पसीजी लगती है। तुम्हें लेकर जयंती बहुत परेशान रहती थी। मेरे लिए? मैं चौंकती हूँ। ना मैंने अपनी कोई परेशानी माँ को बताई थी कभी, न माँ ने ही पूछा था कभी कुछ। हम दोनों के बीच रंजन कभी किसी व्यक्तिगत बातचीत का मुद्दा रहे ही नहीं। आखिर उन बातों से मेरा मान सम्मान भी तो जुड़ा था। फिर माँ को कुछ आभास हो गया था शायद। क्या? हाँ, रंजन का गर्म मिजाज, गाहे बगाहे उनका आंखें तरेर कर बात करने का ढंग उनको परेशान कर जाता था। इतना मैं समझ जाती थी। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ, फिर पूछती हूँ, मेरे लिए परेशान होती थी? पर मुझसे कभी कोई ऐसी बात की नहीं उन्होंने। तुमसे? मौसी खिसियाई, बोली, तुम दोनों भाई बहन से डरती थी वह। तुम। मौसी अपनी आधी बात को छोड़कर एकदम चुप हो गई। मैं स्तब्ध बैठी रहती, मौसी की तरफ देखती हुई। उनसे आगे कुछ पूछने का साहस नहीं होता। अनायास याद आता है कि माँ की आंखों में वो डर हम लोगों ने ना जाने कितनी बार देखा था और देखकर अनदेखा किया था। तब कभी ध्यान नहीं दिया था उस बात पर या उसे महत्व नहीं दिया था। आज वे इस दुनिया में नहीं है। आज सोचती हूँ कितना पीड़ादायक होता होगा किसी बड़े के मन में छोटों से डर, वो भी अपनी ही संतान से। मेरी आंखें भरने लगती हैं। मौसी मेरी तरफ देखती रहती हैं, सोचती रहती हैं, जैसे तौल रही हो कि कहे या न कहे। वे अजब तरह से अटक कर बोलती हैं, जैसे झिझक रही हो। जयंती चाहती थी कि तुम रंजन को छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। अरे, मैं चौंकती हूँ। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी उपलब्धियां, सबकी वह बहुत कदर करती थी। कहती थी, एकदम बुझ गई है मीनल। उसे लगता था तुमने अपने आप को रंजन के कदमों का डोरमैट बना लिया है। क्यों मौसी? मैं खिसियाई सी हंसी हंसती हूँ। उसे लगता था रंजन अपनी इन्फीरियरिटी को अपनी क्रूडनेस से ढकते हैं। तेजी दिखाकर वे तुम्हारी काबिलियत को नकारते हैं। तुम जिस तरह से रंजन के आगे पीछे दौड़ती थी, उनकी एक एक बात और इशारे से डरती थी, उससे जयंती को बड़ी तकलीफ होती थी।
अक्सर कहती थी, दो पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़े लोगों का रिश्ता नहीं है, मालिक और नौकर का रिश्ता है। किस बात में कम है मीनल? फिर पढ़े लिखे शरीफ लोगों के बीच में ऐसा होता है कहीं? मैं चुप रहती हूँ, कुछ कहती नहीं। मैं रंजन का एकदम भड़कने वाला मिजाज जानती थी और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी बात कहूँ या करूँ जिससे घर का तनाव बढ़े। बच्चे समझते थे कि मैं रंजन से डरती हूँ, शायद माँ भी यही समझती थी, जबकि अक्सर ऐसा होता कि मैं चुप रहकर भी अंततः रंजन से अपनी मनचाही करवा ही लेती थी। सच बात यह है कि माँ शुरू से इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने बहुत चाहा था कि यह शादी न हो। रंजन से मेरी शादी की बात चली थी और उन्होंने एकदम से घर आना जाना शुरू कर दिया था। माँ जब तक घर में उनके प्रवेश पर रोक लगाती तब तक रंजन मुझसे अंतरंग हो चुके थे। अधिकार से आते, अधिकार से मुझे घुमाने फिराने ले जाते, अधिकार से मेरे अनेकों निर्णय स्वयं ले लेते, मुझे शामिल किए बगैर। माँ परेशान हुई थी। उन्हें रंजन पसंद नहीं आए थे। वो उनकी बहुत सी बातों के अर्थ निकालकर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करना चाहती, पर मैं कुछ सुनने, कुछ समझने की मनस्थिति में थी ही नहीं। इस मैच के लिए माधव की भी पूरी रजामंदी थी और माँ की इच्छा न होने के बावजूद शादी हो गई थी। 1 वर्ष के लंबे परिचय, घूमना फिरना, घंटों की बातचीत के बीच जो बात समझ नहीं आई थी, वो शादी के कुछ ही दिनों में समझ में आने लगी थी कि रंजन के साथ जीवन सरल नहीं होगा। सारे तामझाम, स्टाइल, शान शौकत ऊपर ही थे। उसके अंदर सदियों पुरानी जर्जर सोच, बात बात में अपने आप से महानता जोड़ना, सामने वाले व्यक्ति को हिकारत से देखना, आदेश भरा स्वर। मैं परेशान होने लगी थी। लगा था ऐसे जीवन कैसे कटेगा इस आदमी के साथ। वैसे रंजन दीवानों की तरह मेरे आसपास मंडराते रहते थे। मैं अजीब उलझन में रहने लगी थी। तभी अमृता हो गई थी। रंजन खुशी से निहाल हो गए थे। उसी के 2 साल के अंदर आदित्य। रंजन की सारी दिनचर्या मेरे और बच्चों के आसपास घुमा करती। शाम को रंजन ऑफिस से लौटते तो बच्चे खुशी से चहकने लगते। रंजन टूर पर जाते तो अमृता को बुखार आ जाता उनकी हुड़क में। और उलझन और आनंद के बीच जीवन यूं ही कट रहा था। फिर मन के अवचेतन में अपने दाम्पत्य को सुखी बनाने की जिद भी थी कहीं। अवचेतन में यह भी था शायद कि उस सफलता का पूरा दायित्व पत्नी की दक्षता पर होता है और मैं रंजन की बड़ी से छोटी हर मांग को पूरा करने में लग गई थी। जितना जितना मैं दबती गई उतना उतना रंजन का आधिपत्य बढ़ता ही गया था। जरा सा कुछ इच्छा के खिलाफ होता और वे आंखें तरेर लेते, नथुने फूल जाते और आवाज क्रोध से भर जाती। तब भी मुझे रंजन के प्यार पर भरोसा था। वैसे भी शायद रंजन के गुस्से की आदत पड़ गई थी मुझे। कभी उनका मिजाज उनकी भोली सी मजबूरी लगने लगता, थोड़ी बहुत खिन्नता के बीच लगता जैसे जीवन ठीक ही कट रहा है। संबंधों की उहापोह के बीच 10-12 साल ऐसे ही निकल गए थे। तभी एक दिन तबीयत खराब लगने के कारण इंस्टीट्यूट से मैं जल्दी ही लौट आई थी। घर के अंदर घुसी थी तो मैंने रंजन की असिस्टेंट को उनके साथ घबराकर अपने बेडरूम से निकलते देखा था। पहली प्रतिक्रिया वही हुई थी, रंजन को छोड़ जाने की। बात बेबात पर आंखें तरेर तरेर कर बात करने वाले रंजन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मीनाक्षी। मैंने रंजन के लिए नहीं, अपने कारणों से सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। लगा था बच्चों से इनके पिता का प्यार नहीं छीन सकती मैं। उन्हें अपने और माधव जैसा पितृविहीन बचपन नहीं देना चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि वे उस पीड़ा से गुजरे। फिर शायद कुछ संवेदनाएं रंजन के लिए अभी भी बची थी। लगा था मेरे और बच्चों के बगैर वो कैसे जी पाएंगे। लोगों से क्या कहेंगे कि क्यों चली गई मीनल। पर अपमान के उस आघात को सहना सरल नहीं हुआ था मेरे लिए। उस पीड़ा को मैं कभी भूल ही नहीं सकी। उस चोट से हमारे रिश्ते पूरी तरह दरक गए थे। पर मेरे घर न छोड़ने के पूरी तरह निश्चिंत होती ही रंजन पहले की तरह मस्त हो गए थे। एकदम प्रसन्न चेहरे पर कोई दुविधा नहीं, कोई दुख और कोई लज्जा नहीं। पहले की तरह वे बात बेबात आंखें तरेरने लगे थे। बात बात पर चेहरा बिगड़ने लगा था। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, पर अब समझ आता है कि पहले की तरह ही निगाहें भी इधर उधर भटकने लगी रंजन की।
शायद मैंने बहुत लंबी चुप्पी साध ली थी। मन में बातें जमा होती रही थी, पर मैं चुप थी। मैं ये भी समझ गई थी कि रंजन को अपने जीवन में दूसरी औरतों की नहीं, उनके शरीर की जरूरत होती है। नहीं तो उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं ही उनके साथ सब जगह रहूं, सब जगह चलूं। मेरा साथ होना उन्हें आत्मविश्वास और अभिमान से भर देता था, पर मेरे लिए उस साथ का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। मेरे लिए शरीर और मन दोनों के लिए संबंधों का एक ही रास्ता था। मन से चलकर शरीर तक और शरीर से होकर मन तक। आज इतने सालों बाद मेरे और रंजन के संबंध के प्रसंगों को उठाया है मौसी ने। माँ तो कभी इस तरह से खुलकर बात ही नहीं करती थी। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ। माँ चाहती थी कि मैं रंजन को छोड़ दूं, पर माँ ने कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं की थी। मैं धीमे से फुसफुसाती हूँ, नहीं तो शायद मेरे लिए निर्णय लेना आसान हो गया होता मौसी। मौसी मेरी तरफ चौंक कर देखती है, फिर वही शिकायत भरी हंसी हंसती है। वह डरती थी कि कहीं तुम ये ना सोचो कि माँ ने अपना घर तोड़ दिया था, अब वे मेरा घर भी तुड़वा रही हैं। शायद तुमने कभी ऐसी शिकायत की थी जयंती से? मैं मौसी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ। वैसे भी क्या जवाब दूँ? एकदम पथराई सी एक अपराध बोध से भी भरने लगती हूँ। अतीत खंड खंड में आंखों के सामने घूमने लगता है। उस दिन पापा के घर से आए थे हम दोनों। महीने 15 दिन में उनके पास जाते थे हम लोग। पापा के घर में हम लोगों का एक अलग कमरा गैलरी के अंत में बना हुआ था। नीला कारपेट, उसी से मैच करता हुए पर्दे, फ्रेंच विंडो, साइड बोर्ड पर माँ के साथ हम दोनों की तस्वीर, अपने दोनों हाथों से हम दोनों को समेटे हुए, चेहरे पर कई सारे मिले जुले भाव। पापा के घर में माँ की तस्वीर हमें निहाल कर जाती। न जाने क्यों एक एहसान से भी भर जाते। बहुत साल पहले चंदा आंटी ने ही वो तस्वीर खींची थी हम लोगों की। किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनाम भी मिला था उन्हें, और बहुत चर्चित हुई थी वो तस्वीर। चंदा आंटी और पापा का प्राइज पोजीशन। पापा बहुत ही शान से उस तस्वीर के बारे में बताया करते। आज समझ पाती हूँ, उस जिक्र में हम तीनों होते ही नहीं थे, सिर्फ चंदा आंटी होती थी। उनकी योग्यता फोटोग्राफर के तौर पर उनकी ख्याति, ये भी समझ में आता है अब कि असल में वह हमारी तस्वीर नहीं, चंदा आंटी का पुरस्कार था, जिसे पापा ने सजा कर रखा हुआ था। हर बार पापा के घर से लौटकर आने पर मन काफी खिन्न रहता। उनके घर का वैभव, स्टाइल, लग्जरी कारें, होटल, क्लब और पापा का प्यार उनकी दूसरी पत्नी की खातिर हमारे चित्त को अशांत कर जाती। आज सोचती हूँ तो बेहद घुटन होती है कि तब यह क्यों नहीं लगा। यह सब माँ का पावना था, जिसे कोई और छल से भोग रहा था। चंदा आंटी के लिए कभी कोई दुर्भावना मन में आई ही नहीं। बस हर बार माँ पर ही गुस्सा आता रहा, जैसे हमारे सामने रखा हमारा वैभव उन्होंने ही हमसे छीन लिया था। माँ के लिए मन के अंदर एक गांठ पनपने लगी थी। वहां से लौटकर अपना घर, अपना कमरा, अपना किचन और बाथरूम सब छोटे और गंदे लगने लगते। उस दिन वहां से लौटकर आने पर हमने अपनी छोटी सी अटैची अपने बिस्तर पर रख दी थी। माँ नाराज हुई थी और माधव एकदम झल्ला पड़ा था। कहाँ रखे इस घर में? जगह भी है कहीं? उसने हिकारत से चारों तरफ देखा था। माँ स्तब्ध वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। उनकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। पर आहत हम लोग भी थे। हमारी अपनी चोट थी, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सी शिकायतें थी। माँ भरभराकर पलंग पर बैठ गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी खेल या शौक में अपना घर छोड़कर नहीं निकल आई थी। मैं उनके बगल में उनसे सटकर बैठ गई थी। उनके लिए बहुत ढेर सी ममता उमड़ी थी मेरे मन में। मैंने अपने हाथ से उनके कंधों को घेर लिया था। काफी देर तक मैं उन्हें मनाती पुकारती रही थी, पर फिर भी अनजाने में ही मन की बात मुंह तक आ गई थी। पर माँ, तुमने हम लोग का क्यों नहीं सोचा? प्रॉब्लम तुम्हारे और पापा के बीच में थी, पर हम दोनों को तो एक नॉर्मल घर चाहिए था ना। मेरी बात से जैसे माधव को बल मिल गया था अपना पक्ष रखने का। वह माँ के घुटनों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठा था। हाँ माँ, हमें तुम और पापा दोनों चाहिए थे। हमें अपना घर चाहिए था। और वो उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लगा था। माँ उसका सिर सहला रही थी और रोती रही थी। वह जैसे बुदबुदा रही थी। मेरे लिए उस जलालत, उस गंदगी में और रह सकना संभव नहीं था बेटा। उस एक ही कुर्सी के पास बैठे हम तीनों रोते रहे थे, अलग अलग कारणों से। माँ के लिए मन बहुत दुखी होता था, किंतु तब भी बार बार
और अक्सर मुझे और माधव को ये लगता कि उन्होंने अपने निजी कारणों से घर छोड़ दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा। बार बार लगता कि उनकी गलती से हमारा सब कुछ छिन गया। चंदा आंटी कितनी शान और अधिकार से संभाल रही है सब कुछ। पापा की शान, उनका स्टेटस, जो काम माँ को करना चाहिए था वो वे कर रही हैं पूरी दक्षता के साथ। अजब सा रिश्ता हो गया था माँ से। कभी प्यार उमड़ता, कभी दिल दुखता उनके लिए, और कभी हमारा आक्रोश मुखर होने लगता था, और कभी मन उनके लिए एकदम अलगाव से भर जाता। मौसी मेरी तरफ देख रही हैं, पूछ रही हैं, शायद तुमने कोई ऐसी शिकायत की थी जयंती से। आज क्या जवाब दूं मौसी को? हमारी वो शिकायत उस उम्र में भी सही नहीं थी, तो आज इस उम्र में कैसे दोहराऊं? इसलिए चुप हूं। बड़ी देर तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला। वर्षों की संचित जिज्ञासा आज मुंह पर आ जाती है। मौसी, माँ और पापा के बीच क्या हुआ था? मौसी हुंकार भरती है। तुम्हारे पापा ने बहुत बेशर्मी, बहुत क्रूरता से वो माहौल पैदा कर दिया था कि तुम्हारी माँ के पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहा था। जयंती ने घर छोड़ा था, केशव ने निकाला नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर उसका पक्ष कमजोर था। वैसे भी कानूनी लड़ाई लड़ने की उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी। मौसी की निगाहें मेरे ऊपर टिकी हैं, पर लगता है जैसे कहीं और देख रही हैं। केशव जैसा बेहया बेशर्म इंसान डंके की चोट पर बेहयाई करता। पूछो, एक अच्छे भले लड़के की जिंदगी क्यों खराब कर दी? चंदा से केशव का बरसों पुराना अफेयर था। वह मुसलमान थी, इसलिए घर वाले तैयार नहीं हुए, और हमारी जयंती बेचारी बलि चढ़ गई। जब तक सास ससुर जिंदा रहे तब तक दबे ढके तौर पर सब चलता रहा। वे लोग लाड़ करते थे उसका, पर उनके मरते ही केशव ढीठ हो गए। चंदा को घर लेकर आने लगे, जयंती से कमरा ठीक करने को कहते, बिस्तर की चादर बदलवाते। मौसी की आंखें डबडबाने लगती हैं। उनकी आवाज में शिकायत है। तुम ही बताओ मीनू, ऐसे में कोई औरत रह सकती थी क्या? और तुम दोनों को पापा अच्छे लगते रहे? वह औरत फैसिनेट करती रही तुम लोगों को? जयंती सच में अभागी थी, जो अपने बच्चे भी। मौसी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़कर एकदम मेरी तरफ देखा और चुप हो गई। बड़ी देर तक सोचती रही। उनकी आवाज जैसे अंदर से कहीं से आ रही थी। औरत विधवा होती है तो उसके अकेलेपन, उसके कष्ट पर कोई सवाल नहीं करता, ना पराए ना अपने। उसके पास बहुत सी यादें होती है संजो कर रखने के लिए। विधवा होती है तो बच्चों को देखकर जी लेती है, और बड़े होकर उसे बच्चे संभाल लेते हैं, उसके प्यार उसकी सेवा को याद रखते हैं। परंतु मौसी फिर अपनी बात आधी छोड़कर चुप हो गई। मेंटल पीस पर रखी माँ की तस्वीर को बड़ी देर तक चुपचाप देखती रही। अम्मा जयंती के लिए भी जब बहुत परेशान होती तो यही कहती कि एक बार बच्चे ठीक से पल जाए जयंती के। मैं भी सोचती, भगवान ने इतना बड़ा कष्ट दिया उसे, तो एक क्षतिपूर्ति कर दी कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज है। बच्चे एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। मौसी खिसियाई सी हंसी हंसती है, पर उसकी किस्मत तो देखो, वह तो बुढ़ापे में और अकेली हो गई। बच्चों के पास समय ही नहीं रहा उसके लिए। माधव तो सुना लाखों की तनख्वाह पा रहा है। मौसी मेरी तरफ थकी नजरों से देख रही हैं। जयंती की सच में किस्मत ही खराब थी रे। पूरे जीवन उसे पुरुष का प्यार, पुरुष का साया मिला ही नहीं। बच्ची थी तो पापा की डेथ हो गई, शादी होकर गई तो केशव से, और बूढ़ी हुई तो मौसी ने फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मौसी की आंखों से क्रोध झांकने लगता है। केशव, वह घटिया इंसान, करोड़ों का मालिक, उसी के पैदा किए बच्चे। उसी क्रोध भरी आंखों से मेरी तरफ वह देखती है। बड़ा लाड़ जताते थे बच्चों पर, होटल, क्लब और पिकनिक ले जाकर। कभी पूछा, बेटा फीस कहाँ से आती है? वो प्राइमरी स्कूल की टीचर तुम्हारा खर्चा कैसे चलाती हैं? तुम्हें पीएचडी तक और माधव को आईएएस कैसे कराया उसने? कैसे शादी की? और तुम दोनों? मौसी का एक एक शब्द लगता है दिलो दिमाग पर कोड़े बरस रहे हैं। मौसी के सामने बहुत छोटा महसूस करती हूँ मैं। नितांत गृहिणी होते हुए भी जिस अधिकार से माँ की मदद करती रही मौसी, उस पर आज आश्चर्य होता है। मैं तो नौकरी करती थी, रंजन से ज्यादा तनख्वाह लेती थी। कई बार लगता रहा माँ अकेली क्यों रह रही है, चाहती रही कि मेरे पास आ जाए वे, पर रंजन से कभी कहने का साहस ही नहीं हुआ। मैं जानती थी कि रंजन ने कभी अपने बूढ़े माता पिता के लिए ही नहीं चाहा कि वे हमारे साथ रहे। फिर माँ तो,
और मैं अपनी नौकरी, बच्चों और अपने सुख में, अपने दुख में उलझी रही, अपने सुख और अपने दुख में उलझी रही। आज सोचती हूँ, क्या मैंने उस बात को उतना महत्व ही नहीं दिया? कभी साल 6 महीने में उनके पास चली जाती, कभी हफ्ते 10 दिन को वे आ जाती, बस। आखिरी बार गई थी तो बहुत कमज़ोर लगी थी मैं, उनके लिए चिंता होती रही थी। तभी कुछ दिन बाद मौसी उन्हें अपने पास ले गई थी और मैं एकदम से निश्चिंत हो गई थी। उसी के 8-10 महीने में वो नहीं रही। मौसी के होते माँ की तरफ से निश्चिंत रहे हम दोनों। मौसी की मदद के अलावा माँ के लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, इस बात को कभी सोचा ही नहीं। हमारे सेटल हो जाने के बाद भी माँ की ज़रूरतें तो शेष बची हैं, इस बात पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। माँ को दिए छोट-पुट उपहारों के अलावा उनके प्रति कि जिम्मेवार होने की तरह तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं। कभी यह भी नहीं सोचा कि कितनी अकेली हो गई होंगी वे। इतने वर्षों तक अकेले चलने के बाद सहारे की ज़रूरत होगी उन्हें, तन से भी और मन से भी। सच यह है कि बचपन से लेकर अब तक उन्हें अपने काम करते ही देखा था, तो कभी उन्हें सहारा देने के बाद दिमाग में आई ही नहीं। फिर मौसी तो थी ही, अब तो वे भारत में भी थी। मौसी के जाने में कुछ ही देर रह गई है। मैं मौसी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। संकोच में कुछ देर चुप ही रही थी और फिर मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मौसी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए मैं आज आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे और मौसी, मेरे होंठ कांपने लगे थे। थैंक यू मौसी, यदि आप न होती तो माँ का क्या होता? आज सोच भी नहीं पाती हूँ। थैंक यू मौसी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर माँ। मौसी मुझे बढ़कर एकदम से बाहों में भींच लेती है। मैं और वह कुछ देर को एक दूसरे से गले लगी रोती रही। मौसी की भर्राई हुई आवाज़, वह तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी भी तो छोटी बहन थी बेटा। मैं मौसी की तरफ डबडबाई आंखों से देखती हूँ। माँ बहुत नाराज थी हम दोनों से? नहीं। मौसी बहुत सोच के बाद एक उलझा सा जवाब देती है। जाने से कुछ हफ्ते पहले वे बहुत सुस्त दिखती थी। मैंने पूछा था, जाओगी किसी बच्चे के पास या उन्हें बुला ले कुछ दिनों के लिए? तो साफ मना कर दिया था उसने। अब इसका चाहे जो मतलब निकाल लो, और हो सकता है कि इसका कोई मतलब ना रहा हो। बच्चों को परेशान ना करना चाहती थी वह किसी भी तरह से। मेरे मन में आता है, माँ हम दोनों की तरफ से विरक्त हो गई थी। मगर मैं कुछ बोलती नहीं। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ। अब किसी नए मुद्दे पर बातचीत का समय शेष नहीं है। फिर भी उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने माँ के रहते हम लोगों से बात क्यों नहीं की थी? कभी हमें इस बारे में क्यों नहीं डांटा था? सत्य से हमारा साक्षात्कार क्यों नहीं कराया था? माँ ने हमें इतना पराया क्यों समझा कि कभी अपने मन का दुख, अपना अकेलापन हमसे बांटा ही नहीं? अब इस अपराध बोध, इस पीड़ा के साथ जीना सरल होगा क्या? पर कुछ कहती नहीं। क्या कहूँ? लगता है मेरा वो लाचार सा मूक क्रंदन सुना है मौसी ने। उनके चेहरे पर एक मजबूर अपराधी भाव है, जैसे वह सफाई सी दे रही हो। जानती हूँ, इन पिछले कुछ दिनों में तमाम बातें तुम्हें चोट पहुँचाने वाली कही हैं मैंने। शायद चोट पहुँचाना ही चाहती थी मैं। पर क्या करूँ, जयंती के लिए बहुत दुख था मन में, तुम लोगों के लिए बहुत क्रोध भी। उनकी आवाज़ फिर भर्राने लगी। तभी तय किया था मैंने और तुम्हारे मौसा ने कि तुम दोनों को बुलाकर बात करेंगे। पर जयंती ने मौका ही कब दिया? उम्र से पहले ही अचानक यूं चटपट चली गई। मौसी मेरा हाथ अपने हथेलियों में ले लेती है। उनके हाथ ठंडे हैं, एकदम बर्फ। जयंती अभी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे तुम लोगों से उसके लिए न्याय चाहिए था, मरने के बाद ही सही। एटलीस्ट शी डिजर्व्स दिस। वे चलने के लिए तत्पर बगल की अलमारी में से अपना पर्स उठाकर अपने आंसू पोंछने लगती है। मौसी का पैर छूने नीचे झुकती हूँ और मौसी, माधव, लगा था एक हिचकी सीने में फंस गई हो। मेरी आवाज़ रूंधने लगी थी। माधव बुरा नहीं मौसी, माँ के प्रति हमसे अपराध होना था सो हो गया, पर माधव बहुत प्यार करता था माँ को, बहुत तड़प कर उनकी याद करता है। बहुत याद करते हैं हम उनको। हमारा और था ही कौन मौसी? मौसी अपने आंसू पोंछती ही जा रही थी। पता है बेटा। अच्छा, भूल जाओ अब सब। उन्होंने प्यार से मेरे गाल थपथपाए।
आना दिल्ली में मेरे पास, अपना ख्याल रखना। वे जाकर कार में बैठ गई। मैं जाती हुई कार को दूर तक जाती देखती रही। मौसी ने कहा था कि कभी कि जहाँ चिंता और कमिटमेंट ना हो, दूसरों का दुख और अपना सुख बांटने की और उनके लिए कष्ट उठाने की इच्छा न हो, वहाँ बड़ा खोखला लगता है। कितना सही शब्द कहा था मौसी ने। इस क्षण मौसी के सामने इस शब्द के इस्तेमाल पर भी शर्मिंदा सा महसूस कर रही हूँ मैं। मौसी कल दोपहर वापस चली गई हैं। इन 10 दिनों में मौसी से इतना अंतरंग रिश्ता बन गया है जितना अपने 43 वर्ष की पूरी उम्र में नहीं बन पाया था। मन बेहद बेचैन है। माँ की बहुत याद आ रही है। उनके अभाव के एहसास से उबर नहीं पा रहा है मन। आखिरी बार जब माँ के पास गई थी तब का उनका चेहरा आंखों के आगे तैरता रहता है। उस रात मैं लौटने वाली थी। देर रात की गाड़ी थी। दुबली और लंबी देह खिड़की के बगल में रखी हुई कुर्सी पर बैठी हुई वह बाहर देखती हुई। बाहर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वे बड़ी देर से उधर ही देख रही थी। अचानक उनके लिए बहुत ममता उमड़ी थी मन में। दिल किया था कि उनके बगल में फर्श पर बैठकर उनकी गोदी में सिर रख दूं, पर वे वैसे ही बैठी रही थी। हमारे बीच के संबंध कभी इस मुखर प्रेम प्रदर्शन तक पहुंचे ही नहीं। आज जब भी उन्हें याद करती हूँ, उनका वही चेहरा सामने आ जाता है, थका हुआ, क्लांत, एकदम अकेला, आंखों में आंसुओं का सा भ्रम देता हुआ। मुझे रात भर नींद नहीं आती। बिस्तर पर और लेटे रहना कठिन लगता है और उठकर सामने बरामदे की बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ जाती हूँ। बगल के कमरे में शायद अमृता ने देख लिया है मुझे उठते। वो उन नींदी आंखों से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ आते हैं। यहाँ आकर क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही क्या मम्मा? मैं कोई सीधा सा जवाब नहीं दे पाती हूँ। अस्पष्ट से हुंकार भरती हूँ। वो सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है और चुपचाप कुछ सोचती रहती है, जैसे अपने आप से बात कर रही हो। कभी कभी अजीब सा लगता है सोचकर। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। क्या? तुम्हारी मैरिज? पापा से तुम्हारी शादी? वो तेज निगाहों से मेरी तरफ देखती है। मैं नहीं समझ पाती मम्मा, तुमने क्यों और कैसे पापा से शादी की, और क्यों और कैसे तुम उनके साथ रहती रही, किस लिए उनके घर में मिजाज को झेलती रही? उसकी आवाज़ तेज हो जाती है। और क्यों और किस लिए आज तुम उनका मातम मना रही हो? किस लिए? मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट की चीज़ भी तो नहीं होती है। बेटा, वो वो तीखी निगाह से मुझे देखती है। प्लीज़ मामा, काफ़ी श्रद्धांजलि तुम उन्हें दे चुकी हो। इनफ, अब बस करो। मेरे स्वर में आजीजी आ जाती है। तुम दोनों तो कम से कम ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए तो वे अच्छे पिता थे ही। तुम दोनों को बेहद प्यार करते थे। वह सब कुछ करते थे जो एक अच्छा पिता करता है। अमृता लाचारी से हाथ हिलाती है। पता नहीं माँ, जिस इंसान के लिए कभी इज्जत ही महसूस नहीं हुई, फिर जो मेरी माँ के लिए अच्छा पति नहीं बन सका, उसे अच्छा पिता कैसे मान लूँ मैं चौंक कर अमृता की तरफ देखती हूँ। अनजाने में वह मेरे दुख, मेरे अपराध बोध को कुरेद गई है, जैसे कोई जख्म एकदम ताज़ा ताज़ा खुल गया हो। ऐसी बात मैं कभी क्यों नहीं माँ से कह पाई? मैंने और माधव ने तो कभी इस तरह से सोचा तक नहीं। न जाने कैसे माँ का ख्याल मेरे मन से चलकर अमृता तक पहुँच जाता है। वह मेरी तरफ देखती है। तुम तो नानी की बेटी थी। नानी ने तो जिंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट से काटी थी। क्या फर्क पड़ता है? हवेली में रही, लेकिन फिर 2 कमरों में रह ली। कारों पर नहीं चली, रिक्शा बसों पर चलती रही। फर्क ही क्या पड़ता है? मैं मजबूर निगाहों से अमृता की तरफ देखती हूँ। उस ताजा जख्म में बड़ी जोर की टीस उठती है। आज वह कह रही है, फर्क ही क्या पड़ता है? हमने ही वो हालात पैदा कर दिए थे कि माँ हमेशा परेशान होती रही, हमेशा अपराधी सा महसूस करती रही, उस सब के लिए जो पापा के पास था और जो दे सकने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी। आज सोचती हूँ, माँ अपने अभाव में भी बहुत संतोष, बहुत सुख से रहती अगर मैं और माधव न होते। अमृता की तरह मैं क्यों नहीं सोच पाई थी तब? वो आजीजी से सिर हिलाती है। मैं सच में नहीं समझ पाती माँ, तुम पापा के साथ कैसे रह सकी? मानसिक तौर पर, क्वालिफिकेशन के नज़रिए से, नौकरी, स्टेटस, सब में तुमसे इंफीरियर हस्बैंड, दैट टू विद अ रोविन आई।
मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। रंजन का चिड़चिड़ा मिजाज, अहंकार, उनका खुरदरा व्यक्तित्व बच्चों के सामने था। उसमें छुपाने या बताने जैसी कोई बात थी ही नहीं। पर इसके अतिरिक्त अपनी किसी समस्या, किसी चोट की बात मैंने बच्चों से कभी की नहीं थी। फिर बच्चों को कैसे पता है यह बात रंजन के चरित्र के बारे में? बाहर ऐसी कोई चर्चा है क्या? क्या किसी बाहर वाले ने बच्चों को कुछ बताया? बच्चों ने कभी कुछ देखा क्या? मुझे नहीं पता उस बारे में। रंजन का कोई पक्ष नहीं ले पाती मैं। इस संदर्भ में उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती। यदि उसने कोई ऐसी बात बता दी जो बर्दाश्त करना मेरे लिए कठिन हो जाए, तो फिर वे अब इस दुनिया में नहीं है। मरे इंसान से और अधिक आहत महसूस करना, उससे और अधिक घृणा करना, समय को पीछे लौटाकर उससे बदला लेने की कामना करना, किसी का कुछ अर्थ नहीं। अमृता, अमृता मेरी तरफ देख रही है। लगता है मुझे कुछ कहना जरूरी है। मैं तुम दोनों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी बेटी, इसलिए बर्दाश्त करती रही सब कुछ। सब कुछ नॉर्मल? वह तेज निगाहों से मेरी तरफ देखती है। नॉर्मल? माय फुट। हमने उस स्थिति से हमेशा घृणा की थी। हमें हमेशा गुस्सा आता था तुम्हारे ऊपर। खुद अपमानित होती रही और हम दोनों को अपमानित महसूस करवाती रही, एक ऐसे इंसान से जिसके लिए हमारे मन में कोई आदर नहीं था। वैसे भी हमें एक हारी हुई, बर्दाश्त करती हुई कमजोर माँ की नहीं, एक आत्मविश्वास से भरी, अपने दमखम पर जीने वाली नो नॉनसेंस माँ की जरूरत थी, जिस पर हम गर्व कर सके, जिस पर हमें तरस ना आए। और मम्मी, तुम में सामर्थ्य थी उसकी, फिर किस लिए शहीद होती रही? वो कुछ क्षण चुप रहती है। हमारे लिए। एक बार हमसे पूछा तो होता कि हम चाहते क्या हैं। ऐसी ही तो शिकायत हमने की थी माँ से। हमारे बारे में तो सोचा होता, हमसे पूछा तो होता कि पापा को क्यों छोड़ा। आज अमृता पूछ रही है, क्यों रहती रही तुम पापा के साथ? जवाब में माँ के वे उखड़े हुए, टूटे हुए वाक्य बहुत अर्थहीन से लगे थे हमें। जानती हूँ आज मेरी बात भी वे समझ नहीं पाएगी, इसीलिए चुप हूँ मैं। वही सवाल जो कभी हमने अपनी माँ से पूछा था, वही सवाल आज मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुमति सक्सेना लाल जी की कहानी फिर वही सवाल। पति और पत्नी का विभक्त होकर रहना, उससे उपजी त्रासदी झेलते हुए परिवारों की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।